नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अपने YouTube चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत करते हैं। आपके सामने पेज हाजिर हैं एक और नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग क्या होता है? कॉस्टिंग आपका एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम क्लासीफाई करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं और अप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च को एलोकेट करते हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कॉस्टिंग आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी प्रोडक्ट की, प्रोजेक्ट की या फिर आर्टिकल की जो इम्प्लीमेंटेशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो कंप्लीट होने के बाद टोटल एक्चुअल कॉस्ट फाइंड आउट की जाती है। उसको क्या कहते हैं? कॉस्टिंग कहा जाता है। तो कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट और आर्टिकल आफ्टर इट्स मैन्युफैक्चरिंग और इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज कॉल्ड कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग आपको पता लग गया कि कॉस्टिंग किसी भी प्रोडक्ट के बनने के बाद, किसी भी आर्टिकल के या फिर प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंट यानी लगने के बाद उसका टोटल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट कितना आपका है वो फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है उसे क्या कहा जाता है? कॉस्टिंग कहते हैं। तो कॉस्टिंग इज़ द सिस्टम विच क्लासीफाई एंड रिकॉर्डिंग एंड अप्रोप्रिएट एलोकेशंस ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। तो ये होता है आपका कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग के बाद हम चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ। तो कॉस्टिंग आपका ये होता है कि कॉस्टिंग जो आपका होता है, कॉस्टिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, नीड क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। कॉस्टिंग का दूसरा नाम कॉस्ट अकाउंटिंग भी आपका होता है। तो पहला होता है कंट्रोल एंड रिड्यूस कॉस्ट, सेकंड आपका होता है डिटरमाइन सेलिंग प्राइस, थर्ड आपका होता है असिस्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, फोर्थ आपका है असर्टेनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्रीज, इसके बाद इंश्योरिंग प्रॉफिट फॉर ईच एक्टिविटीज़, इसके बाद प्रिपेयरिंग बजट, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, बिजनेस एक्सपेंशंस, मिनिमाइज वेस्टेज, इम्प्रूव एफिशिएंसी। तो जो कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? कॉस्ट को कंट्रोल करना, रिड्यूस करना, सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करना, डिसीजन लेना कि मैन्युफैक्चरिंग करना है या परचेजिंग करना है, सेलिंग प्राइस डिसाइड करने में हेल्प करना, प्रॉफिट को डिटरमाइन करना, लेबर की कॉस्ट, एक्चुअल लेबर कॉस्ट फाइंड आउट करना, मशीन टूल का एक्चुअल कॉस्ट फाइंड आउट करना, एक्चुअल ऑपरेशन टाइम आपका फाइंड आउट करना, बिजनेस को जो आपका डेवलप है या एक्सपेंड करना, वेस्टेज को कम करना और जो वर्किंग एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करना। तो ये आपके इम्पोर्टेंस, नीड और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एस्टिमेटिंग का पर्पज़ क्या है? तो आपका वैल्यूएशन डिटरमाइन करना, टेंडर इनवाइट करना, सेंसन, प्रोजेक्ट को सेंसन कराना, मटेरियल और जो क्वांटिटी है कितना रिक्वायर्ड है वो फाइंड आउट करना, कॉस्ट फाइंड आउट करने में हेल्प करना, लेबर का कॉस्ट फाइंड आउट करना, टोटल कंप्लीशन टाइम प्रोजेक्ट का है, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग का फाइंड आउट करना, टूल इक्विपमेंट प्लांट का जो कॉस्ट है, प्रोबेबल कॉस्ट है वो आपका फाइंड आउट करना। ये आपके पर्पज़ होते हैं। तो प्रोसीजर क्या है कॉस्टिंग का? कॉस्टिंग का प्रोसीजर क्या है? तो कॉस्टिंग का प्रोसीजर क्या होता है कि कॉस्ट को किस तरीके से पता हम कर सकते हैं, इसको कहा जाता है प्रोसीजर ऑफ कॉस्टिंग। तो प्रोसीजर ऑफ कॉस्टिंग इज़ द आर्ट फॉर फाइंडिंग आउट द स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉर फाइंडिंग आउट कॉस्ट। तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑन डिफरेंट टाइम्स आर कलेक्टेड बाय द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। यानी कि जितने भी आपके एक्चुअल खर्चे होते हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में होते हैं, डिफरेंट टाइम पे होते हैं, ये सब के सब आपके कलेक्ट किए जाते हैं किसके द्वारा? कॉस्टिंग डिपार्टमेंट द्वारा, ताकि जो कॉस्टिंग का प्रोसीजर है वो आपका फुलफिल किया जा सके। द एक्सपेंडिचर्स आर देन कैटेगराइज्ड अंडर द फॉलोइंग मेन हेड्स। तो जो भी खर्चे आपके होते हैं उसको कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो पहला कैटेगरी आपका बनाया है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एंड सेलिंग ओवरहेड। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि भाई आपका जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है ये क्या होता है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स which are processed in factory shop through various stage to give final shape of main product। या फिर आप ऐसे भी सिंपल तौर पे याद रख सकते हैं द कॉस्ट एसोसिएटेड विद डायरेक्ट मटेरियल, कि जो भी कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल के साथ आपकी जुड़ी हुई है उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहते हैं। या फिर ऐसे भी आप कर सकते हैं कि फैक्ट्री शॉप पे जब आपका डिफरेंट स्टेज से मटेरियल पास होकर फाइनल शेप में आपका प्रोडक्ट में बदल जाता है, तो फैक्ट्री शॉप पे जो मटेरियल आया था उसको प्रोडक्ट में बदलने में जो भी खर्चा आपका आता है वो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाता है। और जो बदलते हैं
जो मटेरियल की कॉस्ट होती है वो आपका क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होता है। जैसे वुड फॉर फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत होती है, तो जो लकड़ी है वो आपका डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होगा। माइल्ड स्टील फॉर साफ, तो ये आपके होते हैं। सेकेंड वन आपका आता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। क्या होता है, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपकी क्या होती है, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड डायरेक्टली इन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। जो लेबर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में काम में ली जाती है, वो जो कॉस्ट होती है लेबर की, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक फिटर हो गया, एक मशीनिस्ट हो गया, एक वेल्डर आपका हो गया, तो ये सारे के सारे। वैसे लेबर कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ लेबर विच आर इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग, कि लेबर कॉस्ट क्या होता है, वो कॉस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग में लेबर आपके काम में आती है, वो जो पैसा उन्हें देना पड़ता है, वो आपका लेबर कॉस्ट कहलाता है। कितने तरह का होता है लेबर कॉस्ट, तो 2 तरह का होता है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मैंने आपको बताया कि जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में काम में आते हैं। और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होता है, जो एडिशनल लेबर आपकी जो डायरेक्ट लेबर है उसकी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए काम में लाई जाती है। जैसे स्टोर कीपर है, क्रेन ड्राइवर है, मशीन सेटर्स हैं, मेंटेनेंस मैन हैं, तो ये आपके सब इनडायरेक्ट लेबर में आते हैं। इसी तरह जो मटेरियल है ये भी आपके 2 तरह के होते हैं, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होता है, द कॉस्ट एसोसिएटेड विद इनडायरेक्ट मटेरियल्स। जो एडिशनल मटेरियल्स किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम में आते हैं, लाइक एज मशीन पे सैंड पेपर है, कूलेंट है, कॉटन वेस्ट है, ग्रीस ऑयल है, तो इनका जो कॉस्ट होता है ये आपका इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में आता है। थर्ड वन आता है आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या होते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, ओवरहेड क्या होते हैं, ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं, जिसके अंदर आपका डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंसेज आते हैं, जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाने के लिए आप यूज करते हैं, तो ये सब आपके इसमें आते हैं। तो इसके बाद आपका आता है कि भाई जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है ये क्या होता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और वो ओवरहेड आपके होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए, अब जो पैसा आपका खर्च किया जाता है वो आपके क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आपके कहलाते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या होते हैं, दीज आर द जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज सच एज सैलरीज ऑफ जर्नल, एग्जीक्यूटिव स्टाफ, टेलीफोन बिल्स और डेप्रिसिएशंस, तो ये आपके सब आते हैं इसमें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेज आपके क्या होते हैं, दीज आर द एक्सपेंसेज मेड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट विच इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि वो खर्चा जो रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए खर्च होता है, वो आपका चला जाता है, किस में चला जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेज में। इसके बाद सेलिंग ओवरहेड क्या होता है, सेलिंग ओवरहेड वो ओवरहेड होते हैं जो प्रोडक्ट की सेलिंग पर, लाइक है सेल्समैन एक्सपेंसेज, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज पे जो पैसा खर्च होता है, वो जो ओवरहेड होते हैं आपके, वो कहलाते हैं आपके सेलिंग ओवरहेड आपके कहलाते हैं। तो चलते चलते एक बार फिर से आपको बता देते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड दीज आर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज एंड अकर्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट इन प्लांट सच एज इनडायरेक्ट मटीरियल और इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दीज आर द labor cost which are employed directly on manufacturing of a product. Direct ये factory overhead, these are the overhead या these are the expenses which are occurred in production process in any factory. Administration overhead, these are the general administration expenses such as salaries of the staff, executive staff, telephone bills and depreciations. तो ये आपका टॉपिक था प्रोसीजर फॉर कॉस्टिंग के लिए। इसके बाद टॉपिक आता है कि एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग में डिफरेंट क्या है। तो एस्टिमेशन क्या है, इट कैलकुलेट द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बिफोर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट, और कॉस्टिंग इट इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बाय एडिंग वेरियस एलिमेंट ऑफ एक्सपेंसेज इन अ। एस्टिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले जो संभावित वैल्यू है वो पता करते हैं, और कॉस्टिंग में हम किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद एक्चुअल कॉस्ट हम फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद आता है कॉस्ट एस्टिमेटर। कॉस्ट एस्टिमेटर किसे कहते हैं, तो जो आदमी कॉस्ट का एस्टिमेट तैयार करता है उसको कहा जाता है कॉस्ट एस्टिमेटर। द पर्सन हु प्रिपेयर्ड द कॉस्ट एस्टिमेट इज नॉन एज कॉस्ट एस्टिमेटर। तो क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं कॉस्ट एस्टिमेटर की, तो कॉस्ट एस्टिमेटर आपका डिज़ाइन को आराम से पढ़ सके, रीड कर सके, समझ सके। सेकेंड वन आपका जो एस्टिमेटर है उसको नॉलेज होना चाहिए डिफरेंट प्रोडक्शंस मशीन्स का, डिफरेंट ऑपरेशंस का, ऑपरेशन टाइमिंग्स का, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट के लिए यूज होते हैं। एस्टिमेटर को नॉलेज होना चाहिए मार्केट प्राइस ऑफ डिफरेंट मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग।
He must possess good knowledge of use of tools, jig, fixtures. He must possess good knowledge of cutting speed, feed, depth of cut for different materials and different type of tools. He must possess good knowledge of different wage rate of different types of workers. He must possess good knowledge of mensuration. mensuration कहते हैं उसको, कैलकुलेशन का अच्छा नॉलेज होना चाहिए उसको। ये प्रोसीजर पता होना चाहिए कि कंडक्टिंग टाइम और मेंशन स्टडीज़ के बारे में नॉलेज हो, टाइम स्टडी, मोशन स्टडीज़ के बारे में उसको नॉलेज हो, टेक्निकली पर्सन आपका होना चाहिए, कॉस्ट अकाउंटिंग और ऑफिशियल अकाउंटिंग प्रोसीजर्स का उसको नॉलेज होना चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंसेज का उसको पता होना चाहिए, लाइक प्रोसेस अलाउंस, रेस्ट अलाउंस, पर्सनल अलाउंस एंड स्पेशल अलाउंस। तो ये क्वालिटीज एस्टिमेटर में आपकी होनी चाहिए। एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग में डिफरेंस क्या होता है? तो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में डिफरेंस पहले ही बता चुका हूँ। एस्टिमेटिंग में प्रोबेबल कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, कॉस्टिंग में हम एक्चुअल कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। एस्टिमेटिंग के लिए हाई टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है और जो कॉस्टिंग है उसके लिए आपका अकाउंट की नॉलेज आपको ज़रूरी है। एस्टिमेटिंग में जो टेक्निकल वर्क है आपका क्लर्किकल वर्क आपका होता है, और इसमें जो अकाउंट जो आपका कॉस्टिंग है इसमें आपका जो क्लर्किकल नेचर है वो ज़्यादा होता है। एस्टिमेटिंग का जो एम होता है प्रोबेबल कॉस्ट प्रोडक्ट की फाइंड आउट करना बिफोर स्टार्ट इट्स मैन्युफैक्चरिंग। कॉस्टिंग का जो एम है वो आपका एम होता है एक्चुअल कॉस्ट फाइंड आउट करना और सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने में मदद करना, यानी आफ्टर इट्स मैन्युफैक्चरिंग। जो एस्टिमेटिंग है आपका ये एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है जो कैलकुलेशंस के आधार पे तैयार किया जाता है, और कॉस्टिंग आपका एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है जो आपका डाटा कलेक्टेड के आधार पे तैयार किया जाता है। इसके बाद टॉपिक आपका है ओवरहेड एंड दियर चार्जेज। ओवरहेड किसे कहते हैं पहले भी एक बार मैं बता चुका हूँ। ओवरहेड आर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज विच इंक्लूड ऑल एक्सपेंसेज एक्सेप्ट डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेज इन अकर्ड ऑन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स। कितने तरह के होते हैं? तो जो डायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं और डायरेक्ट ओवरहेड जो आपके हैं, या ओवरहेड और जो आपके एक्सपेंसेज हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं, ये आपके सेम होते हैं। केवल एक्सपेंसेज उधर लगता है, ओवरहेड इनके पीछे लगता है, बाकी डेफिनेशंस में आपका सेम ही रहता है। तो प्रोडक्शन ओवरहेड आपका होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, सेलिंग ओवरहेड है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड आपका होता है। प्रोडक्शन क्या होता है? रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का प्रोसेस जो होता है उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कहते हैं। और किसी भी रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जितना भी कॉस्ट आपका लगता है उसको कहा जाता है प्रोडक्शन कॉस्ट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है इस वीडियो में, फिर मिलते हैं कुछ और नए टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि आपको आगे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।